आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्टा एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी खास। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने राम भक्ति शाखा विकल्प सी को चुना होगा। प्रश्न संख्या 2, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न सभी सामान्य स्तर के हैं साथियों और इन प्रश्नों को आप 100% सही हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रश्न का जवाब आपने आखिरी कलाम चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान रचना नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें साथियों उर्मिला के जीवन पर आधारित साकेत है, यशोधरा भी जो है नायिका आधारित है और विष्णु प्रिया भी है, जबकि पंचवटी जो है यह नायिका पर आधारित नहीं है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिनकर की किस कृति का कथा नायक कर्ण है, तो जवाब हो जाएगा उनके द्वारा लिखे गए खंड काव्य रसमरथी का नायक कर्ण है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन हैं, तो यह पंक्तियां जो हैं रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, पूस की रात कहानी की प्रमुख पात्र है, पूस की रात कहानी की प्रमुख पात्र कौन है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी हल्कू। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है यह। अगला प्रश्न है कि सूरज का 7वां घोड़ा कृति के लेखक कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने धर्मवीर भारती चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि एक घूंट किस प्रकार की विधा है, तो एक घूंट किस प्रकार की विधा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने जो है नाटक विधा चुना तो बिल्कुल सही जवाब। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें अगर आपने अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया पीढ़ियां उपन्यास सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी को तो बिल्कुल सही जवाब। बसंती, झरोखे और कड़ियां भीष्म साहनी के उपन्यास हैं, जबकि पीढ़ियां यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास इसमें से कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया वरुण के बेटे तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें किसके द्वारा लिखी गई रचना है, तो यह रेखा चित्र विधा की रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो कर्मवीर पत्रिका का संपादक आपने माखनलाल चतुर्वेदी को चुना तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने जैनेन्द्र कुमार को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प हम हसमत ए को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कवि वचन सुधा के संपादक थे, तो कवि वचन सुधा कृति का संपादक आपको बताना है और आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है
तो इसमें जो है कानन कुसुम रचना 1912 ईस्वी का पहला संस्करण इसका प्रकाशित हुआ था। वहीं आंसू 1925 ईस्वी की रचना है और झरना 1918 ईस्वी की रचना है, जबकि लहर 1933 ईस्वी की रचना है। तो इस हिसाब से आपका कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर विकल्प 4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। कानन कुसुम 1912 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी और लहर 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं और सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें प और फ अघोष ध्वनियां हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के रीतकाल को श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दिया है। तो श्रृंगार काल से संबोधित किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया सिद्ध पंथ में तो बिल्कुल सही जवाब है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर आपने कृष्णदास की रचना प्रेम तत्व निरूपण को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका और नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है, जबकि प्रेम तत्व निरूपण यह कृष्णदास की रचना है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 22 है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। तो नंददास द्वारा लिखी गई रास पंचाध्यायी सोरठा छंद की रचना है, विकल्प सी, क्षमा करें, यह रोला छंद की रचना है, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि युग धारा के रचयिता कौन है। तो युग धारा किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने नागार्जुन को चुना, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से अवतरित हैं। और इस प्रश्न का जवाब आपने लहर रचना चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है। तो अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृति है, विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ध्वनि सिद्धांत के आचार्य कौन हैं और जवाब में आपने आनंदवर्धन को चुना, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति प्रबंध काव्य का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब आपने प्रेम तत्व निरूपण चुना, कृष्णदास की रचना, विकल्प डी को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है। तो वक्रोक्ति का विरोधी आचार्य इसमें आपने आचार्य विश्वनाथ को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कनक कनकते सौगुनी मां दखता अधिकार, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और जवाब में आपने यमक अलंकार चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। तो इसमें क और त, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र इसमें से कौन सा है। तो इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया है रानीखेत नैनीताल, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 32।
32 प्रश्न क्या है कि करण कारक किस वाक्य में है, इसका आपको जवाब बताना है। तो वह कलम से लिखता है, यानी कलम के द्वारा लिखा जा रहा है, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा होता है, और क्रिया का आधार सूचित करने वाला अधिकरण में पेपर, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर आपने इसमें से स्त्रीलिंग शब्द के रूप में संध्या को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें से बुढ़ापा शब्द जो है यह पुल्लिंग है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो लड़के लड़के से कहते हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधिविच्छेद करिए, तो देवधन आलय देवालय बनेगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। निराकार का संधिविच्छेद आपने निधन आकार चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज शब्द में समास आपको बताना है, तो त्रिभुज शब्द में आपने द्विगु समास चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। धनंजय में आपको समास बताना है, और धनंजय में आपने बहुव्रीहि समास चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। इसका अर्थ होता है अर्जुन। अगला प्रश्न, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस आपको बताना है, तो 18 सर्गों में विभक्त यह ग्रंथ जो है, इसका रस आपने वीर रस सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि श्री हर्ष द्वारा नैषधि चरितम में किस रीत की प्रधानता है, तो 22 सर्गों में विभक्त यह श्री हर्ष द्वारा लिखा गया नल दमयंती के प्रणय विवाह को लेकर लिखी गई रचना है, और इसमें वैदर्भी रीत की प्रधानता है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित किए जाते हैं, तो माघ में जो है उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव तीनों हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है, तो लघुत्रयी में कौन सी रचना नहीं आएगी, तो इसमें ऋतु संहार जो है यह लघुत्रयी में नहीं गिनी जाती है। रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम लघुत्रयी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं, तो भास कवि जो है या कालिदास के पूर्ववर्ती कवि हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विष्णुवे शब्द का संधिविच्छेद आपको बताना है, तो विष्णुधन ए बनेगा, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, महोत्सव में कौन सी संधि है, तो महाधन उत्सव महोत्सव गुण संधि है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। मति शब्द का खष्टी एक वचन रूप आपको बताना है, तो इसका जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया मति खष्टी एक वचन में मतया, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने आत्मभ्यस सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है, तो तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने क्षेमेंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि बनारसी दास जैन की ने लिखी थी, तो बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक नाम से 1641 ईस्वी में लिखा था। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां अलंकार कौन सा होगा, और आपने श्लेष अलंकार चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह काव्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो जवाब हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ द्वारा। अगला प्रश्न है कि सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया अनुप्रास, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कालिदास हजारा की रचना किसने की, और जवाब में आपने कालिदास त्रिवेदी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किसान कविता के रचनाकार कौन है, किसान कविता मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रूपाब के संपादक हैं, तो रूपाब के संपादक प्रगतिशील विचारधारा का यह एक पत्र था जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा संपादित होता था। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सागर मुद्रा के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है, तो और इस प्रश्न का जवाब आपने अज्ञेय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि कला परिच्छेद के लेखक कौन है, तो यह दंडी द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दंडी की। अगला प्रश्न है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, मर्दानी शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, तो जवाब हो जाएगा इसमें मर्दानी शब्द का अर्थ पुरुषत्ववान। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं, और प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर आपने गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने धूप के दान में वक्त के हूं सामने जैसी रचना करने वाले रचनाकार गिरजा कुमार माथुर को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि देने वाले चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र थे, तो बिल्कुल सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आलोचना नामक समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे, और आपने शिवदान सिंह चौहान इसके प्रथम संपादक थे, और इसमें जो है नामवर सिंह। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैराग संदीपनी के रचनाकार कौन है, तो वैराग संदीपनी तुलसीदास की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, उर्मिला प्रबंध काव्य के रचनाकार आपने बाल कृष्ण शर्मा नवीन को चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उदयभान चरित के लेखक कौन है, तो उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी एक ही रचना है जो इंशाअल्लाह खान द्वारा लिखी गई है। विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बलदेव खटिक की कविता इसमें से कौन सी है, और आपने बलदेव खटिक कविता का रचनाकार सेलेक्ट कर लिया है लीलाधर जगुड़ी को, तो बिल्कुल सही जवाब। लीलाधर जगुड़ी द्वारा लिखी गई रचना है बलदेव खटिक। अगला प्रश्न है कि सुलोचना निबंध संकलन है, सुलोचना निबंध संकलन के रचनाकार आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने गुरु गोविंद सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास चंदन घिसै यह किसके द्वारा लिखा गया निबंध है, तो आपने हरिशंकर प्रसाई को चुना, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गजानन में कौन सा समास है,
तो गज के समान मुख वाला अर्थात गणेश बहुब्री समास, ये विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रजिया बेगम किसकी रचना है, और यह उपन्यास विधा की रचना किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि परमाल रासो काव्य कृति के रचनाकार बताना है आपको, और मुझे उम्मीद है कि आपने जगनिक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाने वाले कवि आपने चयनित किया माखनलाल चतुर्वेदी को, तो बिल्कुल सही जवाब। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चारण, समर्पण जैसी रचनाएं इन्होंने की थी, और हिम किरीटनी के लिए 1954 ईस्वी में इनको सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, तो मातृभाषा कही जाती है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए इसमें से नहीं होता है, तो इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया कुल्लई, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया ब्रज भाषा, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो बांगर और रांगड़ी हरियाणा की बोली है, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में नहीं है, तो मध्य प्रदेश में निमाड़ी, मालवी, बुंदेली बोली जाती है, जबकि बांगर हरियाणा की बोली है, मध्य प्रदेश की बोली नहीं है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लीचू किस भाषा का शब्द है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चीनी सेलेक्ट करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, हड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, तो इसमें कन्नड़ जो है यह द्रविड़ भाषा परिवार की है, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, तो ये जो है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये स्वर हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, और जवाब में आपने आ चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जबकि ओ, ऐ और ये संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है, जवाब में आपने यह चुना, बिल्कुल सही जवाब। जबकि क कंठ है, और च तालव्य व्यंजन है, ट मूर्धन्य है। अगला प्रश्न, वीर रस से पूर्ण काव्य में किन गुणों की अधिकता रहती है, तो जवाब हो जाएगा ओज गुण, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, अखिल भुवन चर अचर, सब हरिमुख में लखिमात, चकित भई गद गद वचन, विकसत दृग पुलकात, तो यहाँ पर अद्भुत रस है, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और जवाब में आपने यमक चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दृग उजरत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रेत, परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं है रीत, इस दोहे में अलंकार आपको बताना है, और आपने असंगत अलंकार चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान, तो यह पंक्तियां जो हैं
किस अलंकार हैं, इस दोहे में अलंकार आपको बताना है और आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया है यमक अलंकार। तो बिल्कुल सही जवाब। यहाँ उर्वशी यानी उर में बसने वाला एक आभूषण कह सकते हैं आप। उर्वशी अप्सरा के संदर्भ में भी है और उर्वशी यानी हृदय में वास करने वाली। तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है और आपने अनुप्रास चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। शब्द शक्तियां अभिधा व्यंजना लक्षणा 3 होती हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, उपयुक्त पंक्तियों में छंद का चयन करना है और आपने इसमें छंद के रूप में दोहा चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा होता है। तो मात्रा के दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद जो है वह सोरठा होता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छंद के अनुसार कितने अक्षरों में के समूह को गण कहा जाता है। तो 3 अक्षरों का समूह गण होता है। जैसे यमाता है तो यह आपका जो है गण हो गया, यह गण। अगला प्रश्न, महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि है। तो यह वृद्धि संधि है। यहाँ पर आ और अ मिलकर के बन रहे हैं अय, तो विकल्प इसमें राइट आंसर विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है। तो अन्वेषण में अनुधन एषण अन्वेषण अनुधन एषण, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 102 103 में नीचे दिए गए विकल्पों में समास आपको बताना है। तो पथ भ्रष्ट में कौन सा समास होगा। पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष आपादान जो है आपादान तत्पुरुष है यह, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अष्टाध्यायी में आपने जो है द्विगु समास चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो युधिष्ठिर में युद्ध में स्थिर रहने वाला अलुक तत्पुरुष है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है। तो जवाब हो जाएगा दोष किसी का परिणाम किसी और का, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है और इस प्रश्न का जवाब आपने सावन हरे न भादों सोखे चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा और जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया बहुत आनंदित होना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, उसमें से कौन सा भेद इसमें से गलत है। तो इसमें विकल्प सी आपने अगर चयनित किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज और विदेशज 4 भेद होते हैं, देशज और विदेशज। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है और आपने चत्वारी सेलेक्ट किया विकल्प ए को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा फारसी का शब्द इसमें से नहीं है। प्रश्न संख्या 110 में इस्तीफा शब्द आपने चुना। बिल्कुल सही जवाब। यह अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जबकि मलीदा पैमाना और तनख्वाह यह फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि पंकज और जलज किस प्रकार के शब्द हैं और आपने योग ऋण चुना। तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, या वाक्य आपको बताना है कौन सा वाक्य है इसमें। तो लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ने का कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए यहां पर पूर्ण वर्तमान काल होगा। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं,
इसमें आपको कारक बताना है और आपने अपादान कारक चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है और आपने अग्रजा विकल्प डी को चुना, तो इसका अर्थ होता है बड़ी बहन। अगला प्रश्न, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं, इसमें टट्टू शब्द का बहुवचन आपको बताना है और प्रश्न संख्या 115 का राइट आंसर टट्टुओं सेलेक्ट किया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो याचना का बहुवचन याचना ही होता है या सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाएगा, तो जवाब हो जाएगा अनुभूत, उसके लिए एक शब्द बनेगा, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हम सब पढ़ते हैं का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया। एक 118 में आपको अनुवाद करना है हम सब पढ़ते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या बनेगा। और प्रश्न संख्या 118 का राइट आंसर वयम पठामः आपने सेलेक्ट किया, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, क्योंकि यहां पर जो है हम सब के लिए अहम का वयम हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान काल के लिए संस्कृत लकार का प्रयोग किया जाता है, तो वर्तमान काल के लिए आपका लिट लकार हो जाएगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सर्वेषु दानेषु विद्यादानम विशिष्यते में सर्वनाम आपको बताना है और आपने सर्वेषु चुना, विकल्प डी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि राजन का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या बनेगा, तो राज्ञा आपने अगर सेलेक्ट किया सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि यावत शब्द का हिंदी में अर्थ होता है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया जब तक, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सी धातु का पुल्लिंग रूप क्या बनेगा और आपने शयाना सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राम गृहम गच्छत में कौन सी कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है और आपने द्वितीय सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, चतुर्युगम में कौन सा समास है, तो आपने द्विगु समास चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।